नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और जितेंद्र श्रीवास्तव जी, कवि आलोचक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मौके से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुनीता जी। जी। तो दोस्तों, आपका परिचय अगर कहूँ तो हिंदी पट्टी में आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को हो सकता है कि ना मालूम हो हल्द्वानी शहर में। तो आप अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के निदेशक हैं, और आपको बता दें कि लगभग 88 देशों में इग्नू का काम है, उसके आप डायरेक्टर हैं और कुल सचिव भी रहे हैं इग्नू के पहले, और हिंदी के प्रोफेसर हैं और कविताएं लिखते हैं। बहुत सम्मानित, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार आपको मिले हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लगातार आप छपते रहते हैं। उसके अलावा पढ़े भी जाते हैं, उतनी आपकी पठनीयता भी है। तो सर, कविता संसार कार्यक्रम में यूँ तो हम कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन कविता पर बातचीत भी करते हैं। तो सबसे पहले एक कविता आपकी सुनना चाहेंगे? जी, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, सोन चिरई जी, जो काफी लोकप्रिय है। इस पे शायद कई नाटक जी, इस पे नाटक भी हुआ है। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है ये। और ये कविता एक सोहर सुनने के बाद लिखी गई थी। एक लोकगीत सोहर, जो बेटे के पैदा होने पर, सामान्यतः बेटे के पैदा होने पर जिसे गाया जाता है, तो इस पर लिखी थी। और जब ये कविता छपी थी तो हल्द्वानी के श्रोताओं को अच्छा लगेगा कि उन दिनों में बलुआ कोट में, जो पिथौरागढ़ में है, वहां मैं लेक्चरर था डिग्री कॉलेज में। अब उत्तराखंड में भी लेक्चरर जी, मैंने अपना करियर ही यहीं से शुरू किया था। तब उत्तराखंड नहीं बना था, तब उत्तर प्रदेश था, लेकिन जाहिर है कि ये इलाका तो उत्तराखंड ही था तब भी, और अब भी है उत्तराखंड। तो मैंने अपना करियर यहीं उत्तराखंड में ही शुरू किया था, पिथौरागढ़ के बलुआ कोट में, राजकीय महाविद्यालय में। तो उन्हीं दिनों ये कविता मेरी प्रकाशित हुई थी। उसके पहले जेएनयू में पढ़ते हुए मैंने इसको लिखा था। ये कविता तब लिखी गई थी। और जेएनयू से आपका एमए, एमफिल और पीएचडी हिंदी में है। जी, गोरखपुर से। उसके पहले की पढ़ाई गोरखपुर और गांव की थी मेरी। सोन चिरई, एक सोहर सुनने के बाद। बहुत पुरानी कथा है। एक भरे पूरे घर में एक लड़की थी सोन चिरई। वह हंसती थी तो धूप होती थी, फूल खिलते थे। वह चलती थी तो बसंती हवा चलती थी। जिधर निकल जाए लोगों की पलकें बिछ जाती थीं। और जैसा कि हर किस्से में होता है, उसका विवाह भी एक राजकुमार से हुआ। राजकुमार उस पर जान लुटाता था। उसके होंठ उसकी तारीफ में खुलते, उसकी जिह्वा उसके प्रेम के सिवा और सारे स्वाद भूल गई थी। उसकी आंखों में नींद और दिल में करार न था। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। और ऐसे ही 2-4 वर्ष बीत गए, सोन चिरई की गोद न भरी। ननद को भतीजा, सास को कुल का दिया, पति को पुरुषत्व का पुरस्कार न मिला। ननद कहने लगी वज्रवासिन, सास कहने लगी बांझ। और जो रात दिन समाया रहा उसमें सांसों की तरह, उसने कहा तुम्हारी स्वर्ण देह किस काम की। अच्छा हो तुम यह गृह छोड़ दो, तुम्हारी परछाई ठीक नहीं होगी हमारे कुल के लिए। सोन चिरई बहुत रोई, मिन्नतें की, पर किसी ने न सुनी। आंसुओं बीच एक स्त्री घर के बाद भटकने लगी ब्रह्मांड में। उसे जंगल मिला, जंगल में बाघिन मिली। उसने उसे अपना दुख सुनाया और निवेदन किया कि वह उसे खा ले। बाघिन ने कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। मैं तुझे न खाऊंगी, वरना मैं भी बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई क्या करती? वहां से सांप की बांबी के पास पहुंची। बांबी से नागिन निकली। नागिन ने उसका दुख सुना, फिर कहा वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। जो मैं तुझे काट खाऊंगी तो बांझ हो जाऊंगी। सोन चिरई बहुत उदास हुई, फिर क्या करती? गिरते पड़ते मां के दरवाजे पहुंची। मां ने धधा कर हाल चाल पूछा, कौन सी विपत्ति में दुलारी बिटिया ऐसे घर आई है। बेटी ने अपना दुख सुनाया और चिरौरी की कि थोड़ी सी जगह दे दो मां रहने के लिए। मां ने कहा विवाह के बाद बेटी को नैहर में नहीं रहना चाहिए, लोग बाग क्या कहेंगे। वहीं लौट जाओ जहां से आई हो। और सुनो, बुरा न मानना बेटी, जो तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो मेरी बहू बांझ हो जाएगी। यह कहकर मां ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब सोन चिरई क्या करती? उसने धरती से निवेदन किया,
अब तुम्ही शरण दो माँ, दुख सहा नहीं जाता, इन कदमों से चला नहीं जाता, जो लोग पलकों पर लिए चलते थे मुझे, उनके ओसारे में भी जगह न बची मेरे लिए, अब कहाँ जाऊं तुम्हारी गोद के सिवा। धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, धरती ने कहा तुम्हारा दुख बड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, जो मैं तुझको अपनी गोद में रख लूंगी तो ऊसर हो जाऊंगी। और मित्रों, इसके आगे जो हुआ वह किसी किस्से में नहीं है। हुआ यह कि सब ओर से निराश सोन चिरई बैठ गई एक नदी के किनारे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन, तीसरे पहर एक सजीला युवक प्यास से बेहाल नदी तट पर आ मिला। उसने सोन चिरई को देखा, सोन चिरई को देख पल भर के लिए वह सब कुछ भूल गया। उसने विह्वल हो नरम स्वर में सोन चिरई से दुख का कारण पूछा, और सब कुछ जान लेने पर अपने साथ चलने का निवेदन किया। सोन चिरई पल छिन हिचकी, फिर उसके साथ साथ हो ली, फिर उसके साथ साथ हो ली, और पूरी उम्र जीकर जब वह मरी तो आंसुओं से जार जार उसके 8 बेटों ने उसकी अर्थी को कंधा दिया। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। सोन चिरई 8 बेटों की मां थी। वह स्त्री थी, और स्त्रियां कभी बांझ नहीं होती। वे रचती हैं तभी हम आप होते हैं, तभी दुनिया होती है। रचने का साहस पुरुष में नहीं होता, वे होती हैं तभी पुरुष होते हैं। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। और काफ़ी लंबी कविता हाँ, भी है जी, लंबी कविता तो इस है पे ये। शायद एकल मंची एकल नाट्य प्रस्तुतियां शायद हाँ, हुई जी, होंगी जी, या जी, जी, एकल नाट्य प्रस्तुतियां पूरी हाँ हुई हाँ हैं हाँ जी। हाँ हाँ और कई प्रस्तुतियां लोगों ने की हैं। जी जी। जी। तो ये पूरे भारत के एक बड़े जो ग्रामीण हिस्से की बात अगर हम कहें, ग्रामीण नहीं भी, मुझे लग रहा है शहरों में भी ये मानसिकता का है। मामला हो गया है, जिसमें लोग मेल इम्पोर्टेंसी जिसे कहते हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। उनको सारा दोष स्त्रियों में दिखाई देता है। पहली बात तो ये कविता जो बेसिक सवाल उठाती है वो ये उठाती है कि असमर्थता पुरुष में भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल कारणों से स्त्री में भी हो सकती है, लेकिन पुरुष में वो रचनात्मकता नहीं होती है कि स्त्री अगर बायोलॉजिकल कारणों से मां न भी बन पाए तो भी उसमें सृजन के बहुत सारे तत्व होते हैं। वो मतलब घर से लेकर समाज तक वो जितने तरह के क्रिएशन करती है, इतनी तरह की रचनात्मकता होती है कि आप मतलब गिनती नहीं कर सकते। वो पर्याय है सृजन का, अगर एक तरह से यही कहें। बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे में किसी स्त्री को बांझ कहना यह सृष्टि का अपमान है। यह मतलब जिसको समझ करके भी न समझना है। पुरुष अगर नहीं पिता बन पाता तो यह उसकी कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो और किसी सृजन में पुरुष आपको अपवाद रूप में मिलेंगे जिनका जीवन सृजन में गुजर गया। लेकिन स्त्री तो हर चीज में आप देखें, जहां स्त्री होती है, आप सामान्यतः अपवादों को छोड़ दें तो हर जगह एक कलात्मकता दिखेगी आपको, जीवन दिखेगा आपको। जी जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो एक ढर्रे में फिट बैठा दिया गया ना कि आपको ये नहीं करना है वाला, नहीं तो पुरुष भी सृजनकारी होता। हाँ, उसको वो सृजन के कामों को स्त्री के काम बता के उनसे किनारा करने में गर्व महसूस करता है। ये कविता यही कहती है कि अगर आप किनारा मान लीजिए करते ही हैं, आप मान लेते हैं कि पुरुष का काम नहीं है, तो स्त्री के कामों का सम्मान करिए ना। अगर एक स्त्री सिर्फ मां नहीं बन सकती तो उसका अस्तित्व क्या खतरे में पड़ गया? मातृत्व तो एक चीज है जीवन का ना, एक हिस्सा है, सिर्फ एक चीज है। बिल्कुल। तो काफ़ी सुंदर कविता है। और अब हम थोड़ी सी बात कविता पर ये करना चाह रही थी कि जो सर कविता की दुनिया में हो क्या रहा है इन दिनों, जरा बताएं। अभी हाल में पीयूष तिवारी जी हमारे स्टूडियो में आए थे, तो बड़ी शानदार लगी उनकी कविताएं। एक इतनी कम उम्र का एक बालक जो अभी MA स्नातकोत्तर कर रहा है और इस दर्जे की, इस मयार की कविताएं वो लिख रहे हैं, तो क्या बहुत उज्जवल भविष्य है अगर हम कहें। निश्चित इस समय समकालीन हिंदी कविता में आप छंद में लिखने वाले भी और मुक्त छंद में लिखने वाले भी दोनों तरह के बहुत अच्छे कवि लिख रहे हैं। और हिंदी कविता का भविष्य मैं तो उज्जवल ही मानता हूँ। वर्तमान भी उज्जवल है और भविष्य भी उज्जवल है। बहुत प्रतिभाशाली कवि आ रहे हैं हिंदी में।
एक ये हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में जैसे जिसको कुछ नहीं आ रहा है तो वो कवि बन जाता है, कविताएं लिख दो 4 लाइन, उनको लगता है कि वाह वाह ये कविताएं हैं। इस पूरे तबके को कैसे समझाएं कि कविता अभिव्यक्ति का सबसे आखिरी मकाम है, एक तरह से अगर कहें, जहां हमारे शब्द गूंगे, जुबान चुप हो जाए, वहां से कविता फूटती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल होता क्या है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये जो छंद की बाध्यता खत्म हो गई तो लोगों को लगता है कोई भी कविता लिख सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि गद्य में कही हुई हर बात कविता नहीं होती। यहाँ तक कि कविता के शिल्प में भी कही हुई हर बात कविता नहीं होती। आपको शिल्प पता है, मान लीजिए आप छंद ही मान लीजिए आपको पता है, दोहा आपको पता है, आपने 13-11 मात्राओं में लिख दिया दोहा, लेकिन अगर उसमें कोई बात नहीं होगी तो उसे कविता कौन मानेगा? उसमें कविता का होना जरूरी है कि कह क्या रहे हैं आप, नया क्या है। अगर आप कोई पुरानी टेक भी लेकर आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नयापन होना चाहिए। हमारे दौर को उससे क्या मिलने वाला है, हमारे समाज को क्या मिलने वाला है, और भाषा को क्या मिलने वाला है। जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, जिस विधा में आप लिख रहे हैं, उस विधा में कुछ जोड़ने की स्थिति में है क्या आप? तो ये जरूरी है। लेकिन हर कालखंड में खराब कविताएं लिखी जाती हैं, ये कोई सोशल मीडिया का मामला नहीं। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी लोग लिखते थे, बस ये था कि वो दिखती नहीं थी, उनकी डायरियों में रह जाती थी। अच्छी चीजें बचती हैं। समय का कूड़ेदान बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें समा जाती हैं। जी जी, मैंने जो आपकी कविताएं पढ़ी, जो पूरा 90 के दशक के बाद जो भूमंडलीकरण का दौर आया, उसके बाद जिस तरह से गांव छोड़ के कस्बा और नगरों का जो अस्तित्व आया, फिर जो तमाम रिश्तों की और तमाम विडंबनाएं जो आई, उनको आपने सहेजा है। अब हम भूमंडलीकरण के दौर से काफी आगे जाके एक उत्तराधुनिक दौर में भी पहुंचे हैं, तो अब क्या कविताएं किस तरह की लिखी जा रही हैं, जो नए कवि लिख रहे हैं या आप भी जो खुद लिख रहे हैं, तो अब आपके विषय क्या हैं? विषय तो देखिए, विषय तो अब भी जीवन ही है, समाज ही है। और एक बात सबको समझनी चाहिए कि स्थानीयता और वैश्विकता का संयोजन बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी स्थानीयता को भूल जाएंगे तो आपकी वैश्विकता का कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि अगर पेड़ की जड़ नहीं होगी तो पेड़ खड़ा कैसे होगा? वो तो हवा में होगा, कभी भी गिर जाएगा अगर उसको चार तरफ से लगा भी दिया जाए। तो अब भी जो अच्छी कविताएं हैं वो आप देखेंगी कि उन्हीं समस्याओं पर, संघर्षों पर या सौंदर्य पर हैं जो समाज के भीतर हैं। चाहे वो प्रकृति का सौंदर्य हो, जीवन का सौंदर्य हो, या जीवन का संकट हो, प्रकृति का संकट हो, अच्छी कविताएं वहीं से निकल रही हैं। या राजनीतिक मसले भी अगर आ रहे हैं तो भी वहीं से आ रहे हैं। हम स्मृतिहीन हो करके कवि नहीं बन सकते, स्मृति बहुत जरूरी है। तो मैं भी जो समकालीन समय है उसकी जितनी विडंबनाएं हैं उन विडंबनाओं को ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। घर गृहस्थी की कविताएं भी मैंने बहुत लिखी हैं और लिखता रहता हूँ। चीजें क्या पहले से ज्यादा विद्रूप हुई हैं? निश्चित हुई हैं। और देखिए, जब भी इस तरह की चीजें आती हैं ना, दौर आता है संक्रमण का, और ये पहली बार नहीं आया है, पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें आई हैं। जब एक पीढ़ी मतलब वरिष्ठ होती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तो संक्रमण का काल आता है। इन दिनों चूंकि एक वैश्विक दुनिया बन रही है, क्या भूमंडलीकृत दुनिया जिसका जिक्र आप कर रही थी, विश्वग्राम जैसी अवधारणाएं आ रही हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं, लेकिन वो एक अलग तरह की चीज थी वसुधैव कुटुंबकम। अभी क्या है कि जो चीजें लोग स्वीकार कर रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग, शायद बहुत बाद में उनको समझ में आएगा कि उनमें से बहुत सारी चीजें स्वीकार करने की नहीं थी, वो हमारे अनुकूल नहीं थी। क्या है ना, एक सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, उस सांस्कृतिक पर्यावरण को समझना जरूरी होता है। हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण और अमेरिका का सांस्कृतिक पर्यावरण एक जैसा नहीं है। तो वहां की अच्छी चीजें हम लें, हमारी अच्छी चीजें वो लें, लेकिन उनकी कोई ऐसी चीज हम ले लें जिसके लिए हमारा समाज भी तैयार नहीं है, तो समस्या तो खड़ी होगी। तो वो चीजें हैं लेकिन खत्म होंगी। जी जी। उसके अलावा जो लेखन इस वक्त पे विमर्शों से आ रहा है, वो स्त्री विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, दलित विमर्श हो, वो कितना समृद्ध कर रहा है हिंदी की इस पूरी मुख्य धारा को? क्या उसे मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है या वो अभी भी हाशिए पर है? देखिए, ऐसा है कि जब भी अस्मिता के विमर्श आएंगे तो नया तो जोड़ेंगे। जैसे स्त्री विमर्श आया, दलित विमर्श आया, आदिवासी विमर्श आ गया,
अब ट्रांसजेंडर विमर्श भी चल रहा ट्रांसजेंडर है, पिछड़ा विमर्श भी आ उनकी गया है कविताएं अभी। पढ़ रही थी तो बहुत कमाल की पीड़ा उनकी बिल्कुल, उन मैं तो कविताओं में। उन लोगों के साथ काव्य पाठ कर चुका हूँ साहित्य अच्छा। अकादमी के समारोहों में, अच्छा। और महत्व के साथ कई लोग अब हम लोगों की मित्रता सूची में भी हैं, हाँ। जो लोग बहुत तो अच्छी कविताएं ये लिख रहे सुखद हैं। लगता है आपको, ये बताइए। निश्चित तौर पर देखिए हाँ। क्या है कि हम ट्रांसजेंडर लोगों को हम्म, हमारा समाज जिस दृष्टि से देखता है उसको कहने की जरूरत नहीं है, सब हम्म, जानते हैं। और हम में से जो संवेदनशील लोग रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने उनके बारे में लिखा भी है, पहले भी बातचीत की है। लेकिन अब जब वो लोग आते हैं और अपने अस्तित्व की बात करते हैं तो वाकई सुनने लायक चीज है, और ये तो हम लोगों को सुनीता जी देखना ही चाहिए। मैं तो कह चुका हूं अपने पहले लेखों में भी कह चुका हूं, बातचीत में भी, कि अगर सचमुच कोई वंचना है सृष्टि में तो ट्रांसजेंडर से अधिक वंचना तो किसी के पास नहीं है। उनको तो मनुष्य का दर्जा नहीं है, और लोग तो जेंडर की या कास्ट की बात कर रहे हैं। उनका संघर्ष भी बहुत जायज है, लेकिन इनका तो मनुष्य होने पर ही नहीं। देखिए ना, प्रकृति ने उनके साथ अन्याय किया, उस अन्याय के लिए वो जीवन भर इस तरह समाज से काट दिए जाते हैं, माता पिता छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देता है। ये बात वो लोग कर रहे हैं। आखिर वो सिर्फ और सिर्फ सृष्टि का विकास नहीं कर सकते, इसके अलावा तो उनके पास सब कुछ है। कहीं अधिक संवेदनाएं, ज्यादा मानवीयता, विवेक भी अगर उनको अवसर दिया जाए। अभी तो नई पीढ़ी के लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, आप उनका देखिए क्या कमाल बढ़िया बोलते हैं लोग हम लोगों के साथ से। यही मैं कह रहा हूं, तो समाज ने कितना अन्याय किया भाई। वो सिर्फ सृष्टि का विकास न कर पाना क्या इतनी बड़ी अयोग्यता है? क्या हम अपनी बाइनरी को चेंज नहीं कर सकते कि हम मेल फीमेल की बाइनरी में समाज को देखें? ये देखिए क्या है कि ये तो समय तय करेगा, एक कोई चीज होती नहीं है। आज से 30 साल पहले लोग शायद सोचते भी नहीं थे कि ट्रांसजेंडर के लोग अपनी कविताएं लेकर आएंगे और मुख्य धारा के कवियों के साथ पढ़ेंगे या कथाकारों के साथ पढ़ेंगे। आज चीजें बदली हैं और लोग सुन रहे हैं उनको, उन पे बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीजें बदलेंगी, और देखिए ये चीज तो होगी ही कि समाज में जब तक हम भेद के साथ रहेंगे समस्याएं तो रहेंगी। जितने भेद बनाएंगे उतनी समस्याएं रहेंगी, और वहीं से तीखी कविताएं भी उपज रही हैं। निश्चित तौर पर। मैं नीलेश रघुवंशी को जब पढ़ती हूँ तो मत आया करो तुम सम्मान समारोह में, तस्तरी थाल, और ये सब अभी भी हम देखते हैं कि मंच के दिया समारोह में आपको महिलाएं ही दिखती हैं। हालांकि बदल रहे हैं लोग। अब हम लोग अपने विश्वविद्यालय में जब करते हैं, सर ये आप जिस महत्वपूर्ण जगह पे हैं, ये कोशिशें आप लोगों को करनी चाहिए। करते हैं हम लोग एक अगर स्त्री आती है तो उनके साथ एक पुरुष को भी साथ में बुलाते हैं, थाल लेकर उसी तरह बुलाते हैं, ताकि कई बार तो पुरुषों को ही बुलाते हैं थाल लेकर के। तो हम लोग करते हैं। ये समझ निकलनी चाहिए कि ये मतलब थाल ले जाना या स्त्री का काम है, चाय बनाना स्त्री का काम है, या भोजन बनाना स्त्री का काम। नई पीढ़ी बदल रही है, व्यवहारों में तोड़ना भी पड़ेगा, न केवल लेखन में टूट रही है चीजें। लेकिन अच्छी बात है। ये ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे कोई चाहे कि बहुत जल्दी टूट जाएगी, नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन टूटेगी और टूटने लगी है। महानगरों में तो टूटने लगी हैं चीजें, महानगरों में टूटने लगी। सर बातें बहुत सी हैं, समय की सीमाएं हैं, आप लगातार आते रहते हैं यहाँ पर, कभी ऑनलाइन भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जरूर। तो चलते चलते क्या संदेश आप देंगे नई पीढ़ी के कवियों के लिए, महिला कवियों के लिए, युवा कवियों के लिए? देखिए संदेश जैसी कोई चीज तो नहीं है, लेखन के लिए कुछ हल्का। लेकिन मैं बराबर ये कहता हूँ और कोशिश भी करता हूँ, अपने समय, समाज, दुनिया की विडंबनाओं को पहचानिए, ठीक से पहचानिए, और उन विडंबनाओं को सकारात्मक ढंग से समझते हुए लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समय की पहचान भी होगी और शायद हम उन विडंबनाओं से मुक्त भी होंगे। लोग सोचेंगे और समझेंगे, ये चीज आएगी। सर चलते चलते एक और बात कहना चाहूँगी कि हिंदी के विद्यार्थी सैकड़ों की तादाद में हर साल निकलते होंगे देश के तमाम विश्वविद्यालयों से। कितना फीसद उसमें से, हम जिस उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं युवाओं के, कितना फीसद उसमें से अच्छे कवि बन पा रहे हैं, और कितनी बड़ी तादाद है जो केवल नेट के एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं। एक मैकेनिकल तरीके से हिंदी हम देख रहे हैं, एक बेसिक हिंदी की समझ भी नहीं कई बार हो पाती है। तो ये किसका संकट है? ये एक शिक्षक का संकट है, ये क्योंकि वो उन्हीं विश्वविद्यालयों से निकल कर गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये शिक्षक का भी संकट है,
ये विद्यार्थी का भी संकट है, और कुल मिलाकर ये हमारे वर्तमान समय का संकट है, जब हमने अपने विद्यार्थियों को ये चेतना दी है कि रोजगार पहले अर्जित करना है। देखिए, रोजगार जरूरी है, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हैं। रोजगार के बिना जीवन नहीं चलेगा, वो तो है। तो हम लोगों ने कर दिया वो उसी के लिए, मैकेनिकल जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कि वो उसी ढंग का जीवन जीने लगे हैं। नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या पीजीटी बनना है, टीजीटी बनना है, नौकरी चाहिए, वो जायज है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं इस बात से रोकती नहीं है कि वो अपनी भाषा ठीक करें, साहित्य का गहरा अध्ययन करें, या जिस भी विषय में है उसका अध्ययन करें। दूसरी बात कि अच्छे कवि सिर्फ हिंदी से नहीं निकले हैं। अच्छे कवि वे भी आए हैं जिन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की है, जिन्होंने दूसरी मतलब इतिहास की पढ़ाई की है, कॉमर्स की पढ़ाई की है। उन लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं और लिख रहे हैं। कई बार लेकिन एकाधिकार जैसा हो जाता है हिंदी वालों का। मतलब स्वाभाविक भी अगर है। आप पूरा निकालिएगा ना, विवेचन कीजिएगा, तो आपको आधे से अधिक अच्छे कवि जो है वो ऐसे मिलेंगे जिनकी हिंदी की कोई परंपरा नहीं रही है। मुझे लगता है आपको अपने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए असाइनमेंट्स या शोध के इस तरह के विषय रखने चाहिए, ताकि ये चीजें निकल कर आए सामने। तो हमने कविताएं तो बहुत कम पढ़ी, चलते चलते एक कविता में चाहूंगी। एक कविता, चूंकि मैं हल्द्वानी में हूँ और मैंने कहा कि बलुआ कोट में हूँ, लेकिन जब मुझे चिट्ठी मिली थी तो उस पर लिखा था राजकीय महाविद्यालय धारचूला। वो खुला था बलुआ कोट में, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में धारचूला में था। अब शायद बदल चुका है वो, अब हो गया होगा। और छोटी सी कविता, धारचूला। तुमने कहा धारचूला, पुतलियों में उतर आए आसमान छूते पहाड़, स्मृति में जाग उठी भूली सी एक परिचित नदी, हवा उठी किसी जाने पहचाने पुराने जंगल से, मन भीग गया पुरैन पात सा। मन भीग गया पुरैन पात सा। कमल का जो पौधा होता है उसको पुरैन कहते हैं, पुरैन पात कहते हैं। अच्छा। पुतलियों में उतर आए आसमान छूते पहाड़, स्मृति में जाग उठी भूली सी एक परिचित नदी, हवा उठी किसी जाने पहचाने पुराने जंगल से, मन भीग गया पुरैन पात सा। जिन जगहों को हम छोड़ आते हैं या छूट जाती हैं, जो हमसे जीवन की आपाधापी में, अनकहे ही चिपका रहता है उनके माथे का पसीना हमारी स्मृति देह से। कोई जरा सा पुकारे या सहला भर दे हमारी याद को, वे जगहें आदमकद निकल आती हैं मन के किसी अज्ञात कोटर से झुक झुक कर गलबहियां करती हुई। वाह, बहुत ही खूबसूरत कविता आपने धारचूला पे लिखी है। ये उस समय लिख ली थी या बाद में लिखी है? तो वो स्मृतियां सब थी। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या बात है सर, आपने इतना वक्त दिया हमारे स्टूडियो में आकर हमारे श्रोताओं के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी। जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बेहद शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना न भूलें। हमारा ऐप है, आप ऐप के जरिए भी देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।